स्टार्ट है। हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इसके पहले सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में बताया था सेक्टर्स के 3 काइंड्स। इसके बाद मैं इस वीडियो में आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में बता रहा हूँ। पहले एक आइडिया आपको दे दें कि ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, फिर इसके बाद बताएं आपको कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। तो आइए थोड़ा सा देखिए स्टूडेंट्स, पहले आप इस तरह से समझ लें। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब आपने कुछ लोगों को ये देखा होगा गांव में या कहीं भी कि वो जाते हैं नौकरी पे, अपने जाते हैं, जॉब पर जाते हैं, और जॉब पर जाने के बाद परमानेंट वो जॉब पर जाते रहते हैं। उनके जॉब की सिक्योरिटी होती है, उनको रेगुलर वेतन मिलता है। उनको अगर वो नहीं भी जाते हैं कहीं नौकरी पर तब भी उनको पेमेंट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में आती हैं। वहीं आप ये देखते हैं कुछ लोगों को कि वो जॉब पे गए तो उनको वेतन मिला, जॉब पे नहीं गए वेतन नहीं मिला। फिर उनको ऐसा भी होता है कि जॉब उनकी चली जाती है, अगर वो बीमार हो गए तो जॉब चली गई। तो देखिए इस तरह से जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये 2 सेक्टर है। 2 सेक्टर में लोग जॉब कर रहे हैं। स्टूडेंट, ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है ओन्ड बाई गवर्नमेंट। ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है ये ओन्ड बाई गवर्नमेंट होता है। जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं वो इसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो अटैच होते हैं, तो वो गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन से क्या होते हैं? गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन से बंधे होते हैं। देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई भी जो जॉब कर रहा है उसे फॉलो रूल एंड रेगुलेशन क्या करना पड़ता है? रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी उसे रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो फॉलो कर रहा है तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में फॉलो उसे नहीं करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में ये डिफरेंस है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में रूल और रेगुलेशन फॉलो तो किया जाता है, लेकिन जो उनकी सैलरी होती है, जो उनके अदर एडवांटेज होते हैं, वो मिल नहीं पाते हैं। अब मैं इसको एक और क्या नाम है कि एग्जाम्पल के द्वारा बताऊं। सपोज करिए एक है मोहन और एक है सोहन। मोहन डेली अपनी ड्यूटी पर 9 o'clock पर जाते हैं, 5 o'clock पर चले आते हैं, ठीक है। जबकि सोहन है ये एक दुकान पर जाते हैं, ये 8 बजे को जाते हैं 8 o'clock पर, और रात में 10 बजे को आते हैं, कभी 11 भी बज जाता है, ठीक है। मोहन बीमार होते हैं तो इन्हें मेडिकल लीव मिलता है, हाउसिंग बेनिफिट मिलता है। लेकिन सोहन अगर बीमार हो गए तो इनको कुछ ऐसा नहीं मिलेगा। इस तरह से स्टूडेंट जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है उसमें किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं मिलती, बल्कि एक्सप्लॉयटेशन होता है। क्या होता है? एक्सप्लॉयटेशन, शोषण होता है। अब हम फिर से इसको डील करते हैं। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जाता है। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा ओन नहीं किया जाता। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर आता है। प्राइवेट सेक्टर का मतलब ये है कि वहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी रूल रेगुलेशन फॉलो होना ज़रूरी नहीं है। दूसरी चीज़, फिक्स वर्किंग आवर होते हैं। देखिए जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होगा उसमें वर्क करने का, काम करने का क्या होगा? कोई टाइम होगा। 8 घंटे का होगा, 10 घंटे का होगा, 6 घंटे का होगा, जो भी होगा। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होगा उसमें वर्किंग आवर्स आर नॉट लिमिटेड। वर्किंग आवर क्या होते हैं? लिमिटेड नहीं होते हैं। वर्किंग आवर लिमिटेड
नहीं हो सकते हैं। और ये फिक्स वर्किंग आवर किस में होता है? ऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है। इसके बाद पेड लीव्स एंड ओवर टाइम। जैसे मान लीजिए आपने ओवर टाइम किया, आप नहीं भी आए, तब भी उसका एक रूल रेगुलेशन बना होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में कि अगर आप नहीं आते हैं तो आपको छुट्टी पेड की जाती है। छुट्टी पेड करने का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए आपको 14 लीव मिली, 14 लीव मिली, आपने वो 14 डेज आपने लीव ले लिया, आप घर चले गए, कोई आपको आवश्यक काम है, तो घर जाने के बाद ये 14 डेज का जो लीव है ये आपको कैश मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि 14 डेज, और अगर आपने 14 डेज का लीव नहीं लिया तो ये 14 डेज का अलग से कैश आपको दिया जाएगा। वेतन तो मिलेगा ये, लेकिन हो सकता है आपने पूरी ईमानदारी दिखाई हो, और पूरी ईमानदारी दिखाने के साथ साथ आपने कभी भी कोई छुट्टी नहीं लिया तो 14 डेज का आपको लीव कैश मिलेगा। और अगर नहीं, आपने अगर छुट्टी ले लिया है तो आपको वेतन मिलेगा पूरा। प्रॉफिट हुआ ना? लेकिन ये चीज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी, हाउसिंग बेनिफिट किसमें है? ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। इसमें मेडिकल फैसिलिटी कुछ भी नहीं होती अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। हाउसिंग बेनिफिट कुछ भी नहीं होता। बात आप समझ गए कि नहीं? हाउसिंग बेनिफिट कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद है पेंशन। लास्ट में जब कोई भी व्यक्ति क्या होता है, रिटायर होता है, तो रिटायर होने के बाद उसे क्या मिलता है? पेंशन मिलता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी पेंशन प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। इस तरह से स्टूडेंट मैंने आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में बताया। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। थोड़ा सा मैं इसे शार्ट करना चाहता हूँ जल्दी से, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें। पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। हाँ स्टूडेंट, पब्लिक सेक्टर क्या होता है? ये टोटली ओन्ड बाय गवर्नमेंट। क्या होता है ये गवर्नमेंट के द्वारा टोटली ओन होता है। जैसे कि रेलवे, रेलवेज क्या है? पब्लिक सेक्टर है। फिर आप कहेंगे प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर किसी ग्रुप या इंडिविजुअल के द्वारा क्या होता है? ओन होता है। जैसे कि टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। बताइए समझ में? ये क्या है? जैसे रिलायंस हो गया, एयरटेल हो गया, तो ये पब्लिक सेक्टर हो गया। पब्लिक सेक्टर आर ओन्ड बाय टोटली गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर आर ओन्ड बाय द ग्रुप आर इंडिविजुअल। बताइए समझ में? एक चीज और है, पब्लिक सेक्टर का जो उद्देश्य होता है वो प्रोवाइड क्या? फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना होता है। फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं किसको? टू पब्लिक। मेन मोटो होता है पब्लिक सेक्टर का, जो मेन मोटो है वो क्या है? पब्लिक सेक्टर का मेन उद्देश्य क्या है? बताएं स्टूडेंट। पब्लिक सेक्टर का मेन उद्देश्य है फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना। पहले फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी है। इसके बाद फिर क्या है? इसके बाद है टू अर्न प्रॉफिट। यानी कि फैसिलिटीज को पहले प्रोवाइड कराना, प्रॉफिट को बाद में देखना। प्राइवेट सेक्टर में क्या है? पहले प्रॉफिट को अर्न करना है। किसको अर्न करना है? प्रॉफिट अर्न फर्स्ट। पहले क्या करना है? प्रॉफिट को अर्न करना है। जब प्रॉफिट अर्न होगा
और फैसिलिटीज अगर देंगे फैसिलिटीज, तो फैसिलिटीज का भी उनको क्या चाहिए, रिटर्न चाहिए। देखिए एक अंतर और ये, पब्लिक सेक्टर रिटर्न नहीं मांगती, मिल गया ठीक है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर क्या मांगती है, रिटर्न हमको क्या मिला, रिटर्न हमको क्या मिला, हमने इतना इन्वेस्ट किया तो उसके बदले में हमको क्या मिला, उसका रिटर्न हमको क्या मिला। फिर से मैं आपको याद दिला दूं एक बार, स्टूडेंट, पब्लिक सेक्टर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, स्पेशली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, एंड इट्स ओन मोटो इज प्रोवाइड फैसिलिटीज टू पीपल। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है ये लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करना होता है, इसका जो पहला उद्देश्य है। इसके बाद अर्न प्रॉफिट होता है। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर में सबसे पहले अर्न प्रॉफिट, आफ्टर इट प्रोवाइड फैसिलिटीज। इसका जो उद्देश्य होता है पब्लिक सेक्टर का, अर्न प्रॉफिट एंड आल्सो रिटर्न, बट दिस इज नॉट मेन उद्देश्य। क्या होता है, प्रोवाइड फैसिलिटीज टू पीपल, लेकिन उसका जो मेन उद्देश्य ये होता है कि अगर ये प्रॉफिट पे ध्यान देते हैं, अगर प्रॉफिट पे नहीं ध्यान देंगे, ये रिटर्न पे ध्यान देते हैं, इनको रिटर्न कितना आया, इनको प्रॉफिट कितना आया, इस चीज़ पर ये ध्यान देते हैं। इसके बाद ये फैसिलिटी। अब स्टूडेंट हम लोग थोड़ी चर्चा कर लें कि मान लीजिए अगर कुछ सुविधाएं ऐसी हैं जिसको कि पब्लिक फैसिलिटी, जिसको कि पब्लिक सेक्टर में रहना आवश्यक है, ये मेरा अपना मानना है। जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन की व्यवस्था अगर पब्लिक सेक्टर में नहीं रहेगी तो जो गरीब बच्चे हैं, पुअर बच्चे हैं, पुअर स्टूडेंट्स हैं, वो कैसे एजुकेशन को ले पाएंगे अगर ये प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, प्राइवेट सेक्टर का मेन उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट को अर्न करना। तो इस तरह से अगर सारी चीज़ें पब्लिक सेक्टर से हटा करके प्राइवेट सेक्टर में कर दिया जाए, तभी देश के कुछ जो गरीब वर्ग हैं, जो आम जनता जिसे हम कह सकते हैं, आम पब्लिक, जनरल पब्लिक, वो परेशान हो जाएगी। इसलिए एजुकेशन, मेडिकल, रेलवेज, ये सारी चीज़ें जो है ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर में होनी चाहिए, ना कि प्राइवेट सेक्टर में। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो रिटर्न मांगेगा ना, और रिटर्न लेने के चक्कर में जब प्राइवेट सेक्टर को सारी चीज़ें दे दी जाएंगी, वो महंगी हो जाएंगी, तो जो गरीब वर्ग है, जो कॉमन पीपुल हैं, जो सामान्य लोग हैं, वो इसका प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे। आइए हम लोग बात करें वाटर की, वाटर फैसिलिटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वाटर फैसिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल इक्वली इन आवर कंट्री। कुछ जगह ऐसी हैं चेन्नई वगैरह में जहाँ पर कि वाटर को पहुँचाया जाता है। अब अगर गवर्नमेंट वाटर को टैंक के द्वारा पहुँचाएगी तो कुछ पैसे वो उसका खर्च लेगी, लेकिन जब हम वो चीज़ें किसी प्राइवेट सेक्टर में दे देंगे, प्राइवेट कंपनी ले जाएगी, तो निश्चित है जो बॉटल गवर्नमेंट 5 रुपीज़ की देगी, वो बॉटल 20, 25, 30 रुपीज़ में प्राइवेट सेक्टर देगा। इस तरह से स्टूडेंट मैंने आपको पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, इसके पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, दोनों के बारे में बताया। मुझे आशा है कि आपको समझ आया होगा। जो नहीं समझ आया हो उसको आप फिर से प्लीज़ मुझसे अगेन समझाने के लिए बोलें, या मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।